जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो भाई आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 मैथ सेट 1 सन 2024 पेपर कोड HV में प्रश्न नंबर 22 सॉल्व करेंगे। बाकी इसके पहले वाले एक वीडियो में हम लोग पूरा 1 से 20 तक OMR वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 में क ख ग घ अंग च 6 पार्ट दिया गया था। ये 6 पार्ट हम लोग सॉल्व किए थे। और अब आज प्रश्न नंबर 22 में जितने भी पार्ट दिए गए हैं ये सब हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और इसमें सब 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। जैसे अभी देखो प्रश्न नंबर 22 में ये क स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। ये चैप्टर 4 से द्विघात समीकरण, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक मतलब कि विषम पूर्णांक है और क्रमागत है। तो भाई देखो इसके पहले तो मतलब माने हम लोग पहले, ठीक है ना। तो माना जाए, माना पहली विषम संख्या x, तब दूसरी क्रमागत विषम संख्या, तब दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर हो जाएगा x + 2। क्योंकि क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या ये दो जोड़ कर आता है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब देखो जी, अब क्या कह रहा है, अब जो है प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, इनके वर्गों का योगफल 290। तो इन्हीं दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, देखो जी, ये देखो वर्गों का योगफल बराबर 290 ऐसा बोला है। तो ऐसे हम लोग प्रश्न के अनुसार लिख दिए। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ें इसी को लेकर, और आगे चलकर द्विघात समीकरण बन जाएगा। उसके बाद उसे भी हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखें जी, अब ये पहले x² तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, प्लस यहाँ देखो x + 2 का होल स्क्वायर है। तो बीजगणित फार्मूला a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, तो 2ab मतलब ये आ जाएगा, ठीक है ना। और एक काम करो, 290 का पक्षांतर भी कर दिया जाए क्योंकि वो द्विघात समीकरण बनेगा। देख लो जी, तो ये मतलब प्रसार कर दिए हम लोग, 290 का पक्षांतर भी कर दिए। अब देखो यहाँ से क्या करना है, अब जो है अब ये x² और ये दोनों x² हम जोड़ेंगे। तो 2x² + 4x और 290 में से 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 286, ठीक है ना। तो 2x² + 4x हम लोग लिख रहे हैं, 2x² + 4x, ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखो जी बराबर का चिन्ह है, यहाँ से बराबर है वहाँ पर आगे। तो 2x² + 4x, उसके बाद माइनस 288 बराबर 0। अब 2 से भाग किया जाए तो x² + 2 दूना 4 और ये आ गया भाई 1 4 86, ये 86 आएगा जी, ये जो है 86 रहेगा। ठीक है ना। ये देखें पीछे जाकर 290 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 286, ठीक है ना, 286। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो 286 हम लोग लिखे हैं और फिर ये 2 से शॉर्ट किया जा रहा है, 2 से भाग करके। तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6। देखो जी, अब ये बन गया द्विघात समीकरण। अब 143 का ऐसा खंड करना है कि 2 आ जाए। जोड़ने या घटाने पर जैसे हम मत पद तोड़कर द्विघात समीकरण को हल करते हैं, ठीक है ना। तो x² प्लस, अब ये खंड हो जाएगा 13 और 11 का,
यानी कि 13 प्लस में रखेंगे और 11 माइनस में रहेगा, ठीक है ना। चलो जी, अब देखो दो पद मिलाकर कॉमन, तो x कॉमन कर दिया जाए तो x प्लस 13 यहाँ से बच जाएगा। इधर माइनस 11 कॉमन कर देंगे तो x प्लस 13 यहाँ से भी बचेगा। और फिर एक ब्रैकेट में x प्लस 13 और एक ब्रैकेट में x माइनस 11, ठीक है ना। अब देखो बारी बारी से जीरो लेना है, तो x प्लस 13 बराबर जीरो करेंगे तो माइनस में 13, और x माइनस 11 बराबर जीरो करेंगे तो प्लस में 11। यानी कि हमें ये धनात्मक संख्याएं इसमें बोल रखा है प्रश्न में, इसलिए ये माइनस 13 तो हम आंसर में नहीं ले सकते, यानी कि प्लस 11 वाला ही आंसर होगा, ठीक है ना। तो अब देखो जी, अब आंसर लिख दिया जाए। अतः पहली संख्या बराबर तो 11 हो गया, ठीक है ना। और दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी विषम संख्या 11 में 2 जोड़ देंगे तो भाई क्रमागत विषम संख्या है ना। तो अगर पहली संख्या 11 है तो दूसरी संख्या 13। ये देखो जी, इस प्रकार ये आंसर आप लोगों का कंप्लीट 4 नंबर हो गया कंप्लीट आप लोगों का, ठीक है ना। तो ये देखो जी, 11 और 13 वो दोनों क्रमागत विषम संख्याएं 11 और 13 है, ठीक है ना। तो ये जी हम लोग सॉल्व कर दिए, 4 नंबर आप लोगों का कंप्लीट। तो फिर पढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, और ये आ गया जी अगला पार्ट। अब इसमें क्या कह रहा है भाई, तो इसमें ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, ठीक है ना। तो भाई देखो जी, पहले तो हम लोग वृत्त बना दें एक। ये देखो जी संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है ना। उसके बाद इसमें कह रहा है कि ये मान लो जैसे केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये देखो जी, ये बड़े वृत्त की जीवा हम लोग खींच दिए, इसका नाम डाल दो ए बी, ठीक है ना। और ये देखो जी, ये टच कर रहा है यहाँ पर छोटे वाले वृत्त को, ये मान लो एम पर टच कर रहा है, ठीक है ना। और फिर केंद्र से ये स्पर्श बिंदु मिला दिया जाए, ठीक। और ये देखो जी, इधर भी मिला दें हम लोग, इधर भी मिला दें, तो ये मतलब मिला दी हम लोग, त्रिज्या हो गई। ये बड़े वृत्त में ओ ए और ओ बी बड़े वृत्त में त्रिज्या है। तो ये चित्र आप लोग का बन गया कंप्लीट। अब देखो जी, अब कह रहा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यानी कि यहाँ से जो है हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए एम बराबर बी एम। ये हमें लाना है भाई, समद्विभाजित मतलब कि जो जीवा है ए बी, ये स्पर्श बिंदु यानी पॉइंट एम से समद्विभाजित हो रही है, ये हमें सिद्ध करना है। उसके बाद उपपत्ति, मतलब कि अब हम लोग इसमें प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। अब प्रूफ मतलब ये कि यहाँ पर देखो जी, सर्वांगसम का नियम हम लोग लगाएं, ठीक है ना। त्रिभुज ओ ए बी, देखो जी त्रिभुज ओ ए एम तथा त्रिभुज ओ बी एम में, तो सर्वांगसम का नियम आप लोग क्लास 10 में और क्लास 9 के मैथ में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग RHS से सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, RHS से। ये देखो जी, ये 90 है, ये 90 है, ये ध्यान रखना। तो RHS सर्वांगसमता से इसे जो है पहले दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करें हम लोग, उसके बाद तब CPCT द्वारा AM बराबर BM ला दिया जाएगा। तो RHS मतलब कि पहले राइट एंगल बराबर करें, तो भाई 90 है ही। अब त्रिज्या स्पर्श बिंदु से अगर हम मिला देते हैं तो स्पर्श रेखा पर लंब हो जाती है, ये भी नियम है। यानी कि यहाँ कोण M के दोनों तरफ 90 अंश का ही कोण बना हुआ है, ठीक है ना। तो देखो जी, पहले तो कोण हम लोग बराबर करें,
कोण OMA बराबर कोण OMB, ये भाई लंब है, बराबर हुआ। उसके बाद ये हो गया राइट एंगल, ठीक है, आर निकाले हम लोग। अब H मतलब हाइपोटेन्यूज, तो भाई यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि OA बराबर OB, ये भी दिया है, ठीक है ना। और देखो एक साइड कर लो और बराबर, तो OM बराबर OM उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। ये जैसे लिख दें हम लोग, क्या एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, मतलब कि त्रिज्या है, ये हम लोग कारण भी लिख दे रहे हैं। चलो ये क्या है, तो ये उभयनिष्ठ है, देखो जी ये हो गया जी R, ठीक है ना, ये हो गया H और ये हो गया S, RHS। तो RHS का नियम हम लोग निकाले जी, तो लिख दें अब यहाँ पर कि RHS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज OAM, ठीक है ना, सर्वांग सम त्रिभुज OBM, इसलिए CPCT द्वारा AM बराबर BM, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। देखो जी ये भी सिद्ध हुआ, ठीक है। ये देख लें जी क्वेश्चन, सर्वांग सम दो त्रिभुज लिए, सर्वांग सम का नियम लागू किए पहले, सर्वांग सम सिद्ध होने के बाद फिर CPCT से हम लोग ये चीज़ सिद्ध किए, ठीक है ना। तो बस ये आप लोगों का ख पार्ट भी ओके हुआ। चलिए अब ग पार्ट की तरफ देख रहे हैं। तो ग पार्ट में भी देखो जी, इसमें ये चैप्टर 6 से जो है ये समरूप का नियम, चैप्टर 6 से कह रहा है कि यदि LM समांतर CB, ऊपर देखो ऊपर वाले ट्रिंगल में LM समांतर CB है और LN समांतर CD, ठीक है ना, तो सिद्ध करना है AM बाई BM बराबर AN बाई DN। कोई बात नहीं है जी, ये पहले हम लोग लिख दें जी। ज्ञात है में भाई क्या ज्ञात है, तो LM समांतर CB, ठीक है, और LN समांतर CD सिद्ध करना है, तो ये भी देख लिया जाए। सिद्ध करना में क्या है भाई, तो AM बराबर BM और AN बराबर DN, ठीक है ना। उसके बाद उपपत्ति। अब देखो जी यहाँ पर हम लोग BPT प्रमेय का यूज करेंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, चैप्टर 6 में जो आप लोग का एकदम पहला प्रमेय BPT, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, उसका प्रयोग करेंगे। तो देखो कैसे प्रयोग करेंगे। अब चूँकि ऊपर वाले त्रिभुज में आ जाओ जी, चित्र देखो, त्रिभुज ABC में, चूँकि त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, LM समांतर CB है। ये कहाँ से आया भाई, तो दिया है, ठीक है ना। इसलिए तब हम यहाँ पर जो है BPT यानी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, अगर समांतर है तब। तो यहाँ से देखो जी LM समांतर CB है, तो हम यहाँ से भुजाओं का अनुपात निकालेंगे AM बाई MB बराबर AL बाई LC। ये कहाँ से आया, तो BPT द्वारा, ठीक है ना। और बना दो ये समीकरण नंबर 1। देखो जी ये तो अभी एक बार समांतर दिया था LM समांतर CB, तो इससे हम लोग जो है BPT द्वारा ये भुजाओं का अनुपात निकाले और समीकरण 1 बना, ठीक है ना। अब ऐसे ही त्रिभुज नीचे वाले में देखो, त्रिभुज ADC में,
त्रिभुज ADC में LN समांतर CD, देखो जी, और त्रिभुज ADC में LN समांतर CD है, इसलिए भाई तब इसमें भी देखा जाए LN समांतर CD है तो इसमें भी भुजाओं का अनुपात निकालें हम लोग AN/ND, इसलिए AN/ND बराबर, और देखो जी AN/ND बराबर AL/LC, AL/LC, और ये भी कहाँ से आया भाई, तो ये भी आया है BPT द्वारा, और ये बना जी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में थोड़ा देख लिया जाए कि क्या प्राप्त हुआ। तो समीकरण 1 में देखो जी, राइट हैंड साइड में AL/LC है, और समीकरण 2 में भी राइट में AL/LC है। तो यानी कि यहाँ पर जो है दोनों समीकरणों में राइट हैंड साइड बराबर हो रहा है, और जब राइट हैंड साइड बराबर हो रहा है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस अब लिख दिया जाए कि समीकरण 1 तथा 2 से देखो जी, इसमें क्या है, इसमें लेफ़्ट में जो है समीकरण 1 का लेफ़्ट AM/MB, AM/MB बराबर समीकरण 2 का देखो लेफ़्ट AN/ND, और यही सिद्ध करना है क्या, थोड़ा देख लिया जाए। तो AM/BM, अच्छा जी, फिर AN/DN, चलो कोई बात नहीं, वही तो है, बिल्कुल सेम है। AM/MB देखो वही सेम है, एकदम सेम है, ठीक है ना। या AM/BM बराबर AN/DN, यही तो है, बिल्कुल सेम एकदम, ठीक है ना। ये बिल्कुल देखो, ये लाना है, बिल्कुल आया पड़ा है, ये प्रूव्ड, ठीक है ना। देखो जी, देख लिया जाए AM/BM बराबर AN/DN, AM/BM बराबर AN/DN। तो ये भी आप लोग का ग पार्ट भी देखो हम लोग सिद्ध किए, ठीक है। ये पहले ऊपर वाला एक त्रिभुज लिए हम लोग, त्रिभुज ABC, उसमें से समांतर था तो BPT अनुपात निकाले, समीकरण 1 बना। फिर नीचे वाले त्रिभुज में भी हम लोग जो है BPT अनुपात से समीकरण 2 बनाए, BPT जो प्रमेय है, ठीक है ना। और समीकरण 1 और 2 में एक पक्ष बराबर मिला तो अगला पक्ष बराबर कर दिया गया, और फिर अब तुरंत सिद्ध हुआ। तो ये ग पार्ट भी आप लोग का ओके, ठीक है ना। चलिए अब घ वाले पार्ट की तरफ, इसमें क्या कह रहा है, तो ये चैप्टर 2 से है, ये बहुपद चैप्टर 2 से क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलो भाई, तो अब शुरू कर रहे हैं। पहले तो ये लिख लिया जाए x² + 7x + 10। पहले तो हम लोग इसका गुणनखंड करके पहले शून्य ज्ञात करेंगे। तो 10 का ऐसा खंड करो कि 7 आ जाए, तो क्या होगा भाई, मतलब कि 5 और 2 का खंड, तो 5x + 2x + 10, ठीक है ना। अब x कॉमन कर दिया जा रहा है तो x + 5, इधर देखो जी 2 कॉमन कर दिया जाए तो x + 5, ठीक है ना। अब x + 5 एक ब्रैकेट में और x + 2 एक ब्रैकेट में। अब शून्य के लिए भाई हमें बारी बारी से 0 तो लेना है ही, ठीक है। तो एक बार x + 5 बराबर 0 कर देंगे और एक बार x + 2 बराबर 0, तो यहाँ से आ गया -5 और यहाँ से आ गया जी -2, ठीक है ना। देखो जी, तो ये 2 शून्य तो हम लोग याद कर ही लिए, -5 और -2।
अब हमें जांच भी करनी है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच भी करनी है। तो जांच के लिए दो फार्मूला बना हुआ है, ठीक है ना, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो देखो जी, अब हम लोग यहाँ पर जो है जांच कर रहे हैं। जांच मतलब ये कि पहला फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, तो शून्य क्या निकला है भाई हम लोग का, देखो इधर -5 -2, ठीक है ना। तो भाई -5 और ये योगफल का चिन्ह और फिर -2, तो यानी क्या आ जाएगा, तब ये जोड़कर -7 आएगा, ठीक है ना। देख लो जी, अब देखो जी हमें क्या लाना है, थोड़ा पीछे देख लें तो आया पड़ा है, ठीक है ना। 7/1 हम लोग कर दें, बिल्कुल आया पड़ा है। हम जो माइनस है ये इसके बटे तो हम लोग 1 कर ही सकते हैं। अब देखो जी, ये माइनस बना दो फार्मूले का और 7 को कर दिया जाए x का गुणांक, देखो 7 को कर दिया जाए x का गुणांक बटे नीचे 1 जो है ये x² का गुणांक है, ठीक है ना जी। और ये आप लोग का अभी तो ये पहला सूत्र हम लोग सिद्ध किए, मतलब कि जांच किए, तो ये तो सत्य निकला। अब दूसरा सूत्र इसमें होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। तो दूसरे वाले में भी जांच कर लें भाई। शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो भाई जो हम लोग का शून्यक आया है हम लोग उसी को लेकर चलेंगे, उसी का गुणा करेंगे, ठीक है ना। देखो 5 दूना 10 आया। अब देख लिया जाए इसमें क्या लाना है, तो इसमें भी भाई 10, हाँ ठीक तो है, 10/1, ये 10/1 हम लोग कर सकते हैं, 10/1। अब इस 10 ऊपर वाले 10 को बना दिया जा रहा है अचर पद, देखो अचर पद में है वो, और 1 बना दो x² का गुणांक, तो ये भी आप लोग का सिद्ध हुआ जी, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों सूत्र जो होता है एक द्विघात बहुपद के लिए दो कंडीशन है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। और जो हम लोग का शून्यक निकला है वही शून्यक लेकर चले हैं और बिल्कुल एकदम ठीक ठाक जो द्विघात बहुपद इसमें दिया गया है एकदम सब सूत्र जो है सेट मिल गया, एकदम सेट बना। यानी कि तब हम लोग शून्यक भी ज्ञात कर लिए और जांच भी कर लिए, यानी सब कुछ सत्य है, ठीक है ना। तो चलिए अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अगले पार्ट में क्या है भाई, अंग। इसमें तो समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो भाई फिर दे दिया जी, ये तो 3 क्वेश्चन हो गया अब समांतर माध्य, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम लोग अभी इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में OMR में भी ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया था, समांतर माध्य हम लोग याद किए थे प्रत्यक्ष नियम से। इसमें भी देखो जी वही चीज़ दे दिया। अब इसमें भी तब समांतर माध्य ज्ञात किया जाए, प्रत्यक्ष नियम से ही ज्ञात करें, और क्या, आंकड़ा छोटा है इसलिए। तो इसके लिए भाई पहले हम लोग थोड़ा साड़ी बना लें, ठीक है ना। साड़ी बनाने के बाद तब उसके बाद हम लोग जो है इसमें ज्ञात करेंगे। चलो जी, देखो समय बचाने के लिए ये साड़ी हम लोग थोड़ा पहले बना लिए हैं, ठीक है ना। बाकी ये तीसरा क्वेश्चन है इस पेपर में, ये समांतर माध्य हम लोग याद कर रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों का, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो भाई ओके हो, ये 4 नंबर में है, ठीक है ना। तो देखो जी, सबसे पहले तो x का मान ज्ञात करेंगे, और x का मान तो बताया ही गया है, वर्ग अंतराल से हम लोग x का मान ज्ञात करते हैं। वर्ग अंतराल में निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 करते हुए, ठीक है। तो अब देखो जी, 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 का आधा 5, ठीक है ना, ये 5 आया जी। उसके बाद 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 आया, 30 का आधा 15। 30 में 20 जोड़ेंगे 50, 50 का आधा 25,
30 में 40 जोड़ेंगे 70, 70 का आधा 35, 50 में 40 जोड़ेंगे तो 90, 90 का आधा 45, ठीक है ना। अब देखो, अब इधर आगे जो है f गुणे x करना है, तो हम लोग जो है ऐसे ही गुणा कर दे रहे हैं। 5 दूना 10, ठीक है, 15 चौके 60, 25 सते 175, 35 तियाँ 105, 45 दूना 90। देखो जी, ये हम लोग जो है f गुणे x किए, बिल्कुल सीधा सीधा एकदम गुणा किए हम लोग, ठीक है ना। चलो जी, अब जोड़ लिया जाए भाई। तो ये f(x) जो है 1 में जोड़ा जाए और जब बारंबारताओं को 1 में, तो ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा सिग्मा f(x) बराबर, ये आ जाएगा जी 5 5 10 और हासिल 1, उसके बाद 1 1 2, 6 2 8, 7 15, 15 5 20 और 4 24 को 4 हासिल 2, 440। ये भी जोड़ें भाई, ये सिग्मा f वाला, तो 4 2 6, 6 7 13, 13 3 16, 17 18। चलो जी, ये देखो जी जोड़ लिए हम लोग, ठीक है। तो अब जो है प्रत्यक्ष नियम का जो फार्मूला है वो हम लोग लिखें, तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f, ठीक है ना। अब देखो जी क्या क्या आया भाई, तो सिग्मा f(x) 440 और ये सिग्मा f 18, तो 440 बटे 18। बस अब इसी को जो है भाग दे दें हम लोग, तो 2 9 18 और ये आ जाएगा 220। उसके बाद भाई एक काम करो, ये 220 में 9 से भाग भी कर दो, तो 9 दूना 18, 4 40, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 4 दशमलव बढ़ा के 0, 9 चौके 36, यानी कि 24.4, यानी कि ये आप लोग का देखो जी फाइनल, ये भी आप लोग का ओके क्लियर, ठीक है ना। तो यानी कि ये भी हम लोग 4 नंबर ओके कर लिए, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आ गया जी इस 22 प्रश्न में, ये लास्ट भाग, ठीक है ना। इसमें कह रहा है, ये प्रायिकता चैप्टर लास्ट वाले चैप्टर से है, प्रायिकता से। इसमें कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो जी, थैले में बता रहा है कि कुछ नीली गेंदें हैं, ठीक है ना। तो यही हम लोग मान लें कि माना नीली गेंदों की संख्या बराबर x, ठीक है ना। यही हम लोग मानेंगे, माना नीली गेंदों की संख्या बराबर x, ठीक है ना। तो अब देखो जी, इसकी पहले हम लोग प्रायिकता ज्ञात कर लें, और थैले में कुल कितनी गेंदें हैं ये तो नहीं पता। तो भाई लाल और नीली 2 प्रकार की गेंदें हैं, तो थैले में चूंकि, अब देखो क्या है, चूंकि थैले में कुल 5 लाल गेंद है और x नीली गेंद हम लोग मान लिए हैं, तो बस ये देखो जी इतने गेंदें हैं। इसलिए कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर, इसलिए कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 5 + x, ठीक है ना। ये हो गया जी 5 + x। ये तो मतलब थैले में जो है ये हम कुल संभव परिणाम मान लिए। अब देखो जी, अब अलग अलग प्रायिकता ज्ञात करेंगे हम। नीली गेंद निकलने की प्रायिकता अलग ज्ञात करेंगे और लाल गेंद निकलने की प्रायिकता अलग, ठीक है ना। तो देखो जी, यहाँ पर पहले हम लोग निकाल लें जी, नीली गेंद
निकालने की प्रायिकता। तो भाई प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो उसके लिए सूत्र कुल संभव परिणामों, मतलब कि घटना के अनुकूल परिणाम, ठीक है ना। तो नीली गेंद क्या है भाई, x, यानी कि x ये घटना के अनुकूल परिणाम होगा बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। चलो जी, ये तो निकल गया जी, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता हम लोग याद कर लिए, ठीक है ना। अब लाल गेंद वाली भी प्रायिकता हम लोग याद करें। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। क्या होगा भाई, तो लाल गेंद क्या है, इसमें कितना है लाल गेंद, तो लाल गेंद तो 5 है, तो यानी घटना के अनुकूल परिणाम 5 होगा, ठीक है ना। देखो, और बाकी कुल संभव परिणाम ये 5 + x है ही। ओके, चलो जी, अब देखो प्रश्नानुसार, ये दोनों प्रायिकता हम लोग याद कर लिए। अब प्रश्नानुसार जो है, प्रश्नानुसार हम लोग क्या करें भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, यानी कि नीली गेंद वाली प्रायिकता देखो ये रहा, x बटे 5 + x, ठीक है ना, यानी कि x बटे 5 + x बराबर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी। तो लाल गेंद वाला देखो जी, ये तो यहाँ सामने ही है, तो 5 इसका भी लिख दिया जाए, 5 बटे 5 + x, और इसकी 2 गुनी, तो रहा ये देखो जी 2 गुनी। अब इसी को सॉल्व कर दें तो जो भी आएगा x का मान वही आंसर होगा। तो सॉल्व क्या करना है, ये देखो नीचे से नीचे कट, x बराबर 5 दूना 10, यानी कि यही अब आंसर है, तो लिख दिया जाए, अतः नीली गेंदों की संख्या बराबर 10। ये देखो जी, ये भी कंप्लीट आप लोगों का, ठीक है ना। तो मतलब कि ये भी पार्ट आप लोगों का ओके, यानी कि हम लोग प्रश्न नंबर 22 ये 4 नंबर वाले प्रश्न ओके कर दिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 22 भी आप लोगों का ओके हुआ। तो बस इस वीडियो में बस अभी इतना ही रहने दिया जा रहा है। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 23 के साथ मिलेंगे इसी सेट में, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 23 में जितने भी पार्ट दिए हैं वो सारे सॉल्व किए जाएंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 23 के साथ। जय हिंद, जय भारत।